13 दिसंबर, एक श्रद्धांजलि उन शहीदों को जो लोकतंत्र को बचाने में शहीद हुए। कौन है गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर कौन है? रुक जाओ, रुक जाओ! पार्लियामेंट के सारे गेट बंद कर दो। हेलो, कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ! 13 दिसंबर 2001 को जगदीश यादव शहीद हो गए। और कई जांबाज सिपाही भी वतन के नाम पर मर मिटे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सीना ताने खड़ा रहा। बुलंद भारत के इरादों और जज्बों को खरोंच तक नहीं आई। सरहद पार बैठे हुक्मरानों को फिर मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पड़ोसी के इरादे कम खतरनाक नहीं थे। साजिश ऐसी थी जिसके बीच कई साल पहले बो दिए गए थे। ये वो वक्त था जब कश्मीर में आतंकवाद ने सर उठाना शुरू ही किया था। भटके हुए नौजवान पाकिस्तान जाने लगे थे। उन्हीं में से सुपुरसिर जागीर गांव का अफजल भी था। तब उसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद अफजल लौट आया। खाली हाथ सरहद पार गया अफजल। जब लौटा तो उसके हाथ में AK-47 थी और जेब में 10,000 रुपए। उसी दौरान कश्मीर घाटी में पुलिस की सख्ती काफी बढ़ गई। घर वालों ने अफजल को उसके चचेरे भाई शौकत के पास दिल्ली भेज दिया। शौकत भाई, घर वालों की बड़ी जिद थी कि मैं दिल्ली आ जाऊं। अब आ तो गया हूं, कुछ काम वाम दिलवाओ यार। क्यों अफजल, तुम तो वहां भी हो आए हो, क्या तंजीम का काम नहीं करोगे? नहीं भाईजान, जान बहुत प्यारी है और फिर घर वालों की दिक्कतें भी तो बढ़ गई है। अब वो सब छोड़ दिया, वो काम नहीं करूंगा। और बताओ, गांव का हाल क्या है? वहां कुछ हो नहीं रहा है, तभी तो आपके पास आया हूँ दिल्ली। आइए। अब यहीं रहूंगा, आपके साथ काम करूंगा। अच्छा, आपका काम कैसे चल रहा है? और सच में अगले 10 साल तक अफजल अपना छोटा मोटा धंधा करता रहा और पढ़ता भी रहा। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक उस दौरान उसने देश की एक बड़ी सर्वे एजेंसी ORG के लिए रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम किया। उधर शौकत का धंधा भी चल निकला। उसके पास अपना ट्रक आ गया।
और वो कश्मीर से फल लाकर दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में बेचने लगा। लंबे चले इश्क के बाद उसने पंजाब से आई नवजोत संधू से निकाह भी पढ़ लिया। इस शादी में दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में अरबी पढ़ाने वाले सैयद अहमद रहमान जिलानी ने भी इनकी मदद की। उसी दौरान अफजल की जिलानी से भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। पुलिस के मुताबिक जिलानी के कश्मीरी अलगाववादियों से अच्छे ताल्लुकात थे और वो इनका थिंक टैंक भी बन गया। जिलानी साहब, एक बात बताइए, इन दिनों कश्मीर में कुछ खास हो नहीं रहा। खास क्या खाक, इसके जैसे लोग दिल्ली में सेब बेच रहे हैं और जो ट्रेनिंग लेकर आए हैं वो गली गली घूम के सर्वे कर रहे हैं। लेकिन भाई हम करे भी तो क्या करे, रोजी तो यहीं से चलती है। शौकत मियां, तुम इन बातों को नहीं समझोगे। लेकिन शौकत मियां, ये भी तो मानोगे कि हम कश्मीरी हैं, अलग है। ये बात तो खैर ठीक है। दिल्ली के मुखर्जी नगर के इस मकान में अब इस तरह की बहस अक्सर होने लगी थी। इस बीच मार्च 2001 में अफजल फिर श्रीनगर गया। और शायद ये इत्तेफाक ही था कि यहां वो त्राल में रहने वाले तारिक से टकरा गया। अफजल इस बार श्रीनगर में कुछ ज्यादा ही टिक गया। तारिक से मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ने लगा। दरअसल तारिक का काम नौजवानों को ब्रेन वॉश करना था और जब उसे लगा कि अफजल आसानी से बातों में आ सकता है तो धीरे धीरे उसने आजादी और जिहाद जैसे लफ्जों को अफजल के दिलो दिमाग पर बिठा दिया। अफजल भाई, आजादी सिर्फ बातों से नहीं मिलती है, इसमें हथियार चाहिए, पैसा चाहिए, जवान खून चाहिए। बात तो ठीक है आपकी तारिक मियां। अब ये कश्मीर की बदकिस्मती है कि आपके जैसे ट्रेंड नौजवान भी तंजीम के काम नहीं आ रहे हैं। पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? भाई तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। तुम दिल्ली में रहते हो। अच्छा बताइए क्या करना होगा? इंतजार करो, वक्त आने दो। तारिक जाइश मोहम्मद का मिलिटेंट था। अगली मुलाकात में अफजल को भी इस बात का पता चल गया। आप लोग दिल्ली में क्या कर रहे हो? पुलिस के मुताबिक इसी दौरान अफजल तारिक के साथ पहलगाम के जंगलों में छुपे जाइश मोहम्मद के सुप्रीम कमांडर गाजी बाबा से मिलने गया। ये गाजी बाबा वही था जिसे श्रीनगर में जम्मू कश्मीर असेंबली पर हुए आत्मघाती हमले के लिए मास्टर माइंड माना जाता है। पुलिस के मुताबिक हर ऑपरेशन के लिए वो अपना नया नाम रख लेता है और जब वो अफजल से मिला उस वक्त उसका नाम गाजी बाबा था।
तो ठीक है, दिल्ली वाला काम अब तू ही संभाल। जैसा आप मुनासिब समझें। ये कैसेट है, इसमें मौलाना साहब की तकरीर है, उसको गौर से सुनना बचा। जरूर। तुम्हें एक बहुत बड़ा काम अंजाम देना है। जी जनाब। मैं कुछ लड़के दिल्ली भेज रहा हूं, उनको भी देख लेना। जी जनाब, हो जाएगा इंशाअल्लाह। पुलिस के मुताबिक गाजी बाबा ने अफजल को दिल्ली से हवाला का पैसा कश्मीर लाने का काम भी सौंपा। उसी दौरान वो मोहम्मद और हैदर से भी पहली बार मिला। उसके बाद अफजल जब दिल्ली लौटा तो वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो जैश ए मोहम्मद जैसे खतरनाक संगठन का आतंकवादी था। उसका मकसद दिल्ली में जैश का नेटवर्क तैयार करना था और इस काम के लिए उसने फिर एक बार शौकत को अपने भरोसे में लिया। शौकत भाई, एक मदद चाहिए। बोलो। कश्मीर से तंजीम के कुछ लड़के आ रहे हैं, रहने की जगह चाहिए। देखता हूं नहीं भाईजान, करना ही होगा। बहुत अच्छा मौका है, आजादी मिले या ना मिले, हम तो 4 पैसे कमा लेंगे ना। शौकत ने दिल्ली में इनके रहने की जगह का इंतजाम भी कर दिया। इसके लिए क्रिश्चियन कॉलोनी के बॉयज हॉस्टल में कमरा नंबर 5 1500 रुपए महीने के किराए पर ले लिया गया। अफजल मोहम्मद को दिल्ली ले आया। मोहम्मद काफी पढ़ा लिखा और कंप्यूटर में माहिर था। उसे एक लैपटॉप और कैमरा दे दिया गया। कुछ ही दिनों बाद अफजल ने मोहम्मद को मुखर्जी नगर में एक मकान दिला दिया और फिर शुरू हुआ असली खेल। मोहम्मद को काम के दौरान हिंदी फिल्मों के गाने सुनने का भी शौक था। पुलिस के मुताबिक वो अपने लैपटॉप के जरिए लगातार पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के टॉप ब्रास से संपर्क में रहता था। यहाँ मामला अब जमने लगा है। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। कुछ सामान की जरूरत थी यहाँ पर, वैसे मैं भी लगा हूँ, और कुछ अता हो जाए तो बेहतर रहेगा। अगले दिन मोहम्मद अफजल के साथ खारी बाउली गया। आगे बहुत अच्छी बिरयानी और वहां से उसने 60 किलो एमोनियम नाइट्रेट, 5 किलो सल्फर और 10 किलो एल्युमिनियम का पाउडर खरीदा। मोहम्मद बम तो बना ही रहा था, वो बाहर से आ रहे पैसे को भी सही जगह तक भेजने के इंतजाम में लग गया था। पुलिस के मुताबिक उसने चांदनी चौक से हवाला के जरिए 5 लाख रुपए लिए
ये पैसे लेकर अफजल श्रीनगर तारिक के पास गया। इस काम के एवज में उसे भी 15,000 रुपए मिले। दरअसल अफजल सारा काम पैसे के लिए ही कर रहा था। हेलो मोहम्मद भाई, मैं श्रीनगर से अफजल। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सब खैरियत है, काम हो गया है, परसों पहुँचूँगा। मेरे साथ हैदर और राजा भी दिल्ली आ रहे हैं। खुदा हाफिज़।